हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि G7 देशों की मीटिंग 13 से 15 जून को इटली में हुई है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। आज हम G7 पर डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही ये देखेंगे कि भारत इसका मेंबर नहीं है G7 ग्रुप का, फिर भी भारत को इसमें आमंत्रित किया जाता है। आखिर ऐसी क्या खासियत है जो G7 के मेंबर्स का इंटरेस्ट भारत में इतना रहता है। तो हम इस पर पूरा कंप्लीट डिटेल में आज डिस्कशन करने वाले हैं कि G7 क्या है, कब ये फॉर्म हुआ था और इसके इस बार के जो सम्मेलन था उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसे G7 क्यों कहते हैं। G7 का मीनिंग क्या है? G7 यानी कि ग्रुप ऑफ सेवन। ग्रुप ऑफ सेवन या ये विश्व के सबसे जितने भी समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनका ये समूह है, जिसका ग्लोबल ट्रेड यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पर क्या रहा है, दबदबा रहा है। ग्लोबल ट्रेड पर इनका दबदबा रहा है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पर भी इसका दबदबा रहा है। अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेवन यानी कि 7 देशों का यह एक समूह है, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, जापान, कनाडा, जर्मनी इसका मेंबर है और इटली में ये आयोजन हुआ है, इटली भी इसका मेंबर है। इस तरह से 7 इसके सदस्य हैं और इस बार का जो समिट था वो इसका 50वां समिट था, यानी कि 50 समिट था और इसका कोई सचिवालय नहीं है। अगर जैसे कि हर का एक हेडक्वार्टर होता है ना, तो G7 समूह का कोई सचिवालय नहीं है। हर साल इसकी जो अध्यक्षता है वो क्या है, बदलती रहती है और जो इसकी जैसे जहाँ पे ये आयोजन किया जाता है जिस साल पे, वही सदस्य इसकी अध्यक्षता करता है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया, इटली में किया गया। तो इटली इसका अध्यक्ष था इस बार के समिट में। तो इसमें हम अब ये देखते हैं कि ये इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। तो मैं जैसा कि मैंने बताया कि इटली में इसका आयोजन किया गया था। तो इटली में 7वीं बार, पहली बार नहीं था, 7वीं बार इसका आयोजन किया गया था इटली में। और इटली का एक दक्षिणी भाग है जिसको पुगलिया कहते हैं। पुगलिया कहते हैं इटालवी भाषा में, अगर इसे कहें तो पुगलिया, और अंग्रेजी में इसको अगर कहें तो इसको अपुलिया कहते हैं। अंग्रेजी में इसको अपुलिया कहते हैं और इटालवी में इसको पुगलिया कहते हैं। वहीं पर एक शहर है फसानो। फसानो इसी जगह पर G7 का आयोजन किया गया था, G7 की मीटिंग का आयोजन किया गया था। और ये जो दक्षिणी भाग है ना इटली का, यहाँ पर ऑलिव की खेती बहुत होती है, यानी कि ऑलिव के बाग पाए जाते हैं। जैतून जिसे कहते हैं, ऑलिव प्लस अंगूर, ग्रेप्स के भी बाग यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं इस एरिया में। यानी कि पुगलिया में ऑलिव और ग्रेप्स की खेती बहुत होती है और ये इटली का दक्षिणी भाग है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों का समूह है G7। और इसके गठन की अगर हम चर्चा करें तो इसका गठन 1975 में किया गया था। ऐसे तो 1973 में इसकी एक अनौपचारिक मीटिंग हुई थी, लेकिन इसका गठन 1975 से माना जाता है। इसका गठन हुआ था, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग 1975 में हुई थी। और 6 उस समय इसके मेंबर थे। कितने मेंबर्स थे? 6 इसके मेंबर्स थे। इसके 6 मेंबर्स थे। कनाडा इसका मेंबर नहीं था। और 1976 में 1976 में कौन इसका मेंबर बना? कनाडा इसका मेंबर बना। 1976 में कनाडा इसका मेंबर बना और तब से ये क्या बन गया? G7 बन गया। यानी कि कनाडा के शामिल होने के बाद इसमें 7 देश हो गए और ये G7 बन गया। फिर 1998 में 1998 में रूस भी इसमें शामिल हुआ। इस तरह से ये क्या बन गया? G8 बन गया। तब इसे G8 कहने लगे। लेकिन 2014 में क्रीमिया के मुद्दे पर, क्रीमिया के को रसिया ने जब क्रीमिया के कुछ पार्ट को हड़प लिया था,
तो क्रीमिया के मुद्दे पर रसिया को क्या किया गया, बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद से इसे फिर से G7 कहा जाने लगा। यानी कि जब रसिया को 2014 में क्रीमिया के मुद्दे पर इस ग्रुप से निष्कासित कर दिया गया तो उसके बाद से फिर ये G7 बन गया। अगर हम देखें तो इसकी जो जीडीपी है, इसकी जीडीपी वर्ल्ड की जीडीपी का 45% है। इसके सदस्य देशों की जीडीपी वर्ल्ड की जीडीपी का 45% है। और हम अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें, इसकी जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन इसका ओनली कितना है, 10%। यानी कि 10% पॉपुलेशन वाले देश हैं और वर्ल्ड की जीडीपी का 45% ये कवर करती है। तो ये अब को पता ही है कि शक्तिशाली देशों का समूह है जो कि काफी डेवलप्ड भी है। तो उसमें भारत को हर साल तो नहीं, इस बार 11वीं बार बुलाया गया है एज ए गेस्ट। तो 11वीं बार भारत को एज ए गेस्ट इसमें बुलाया गया है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गए इटली इस मीटिंग में। वहां पर कई सारे मुद्दों पर डिस्कशन भी किया गया था। और देखते हैं कि इसमें किस किस ने भाग लिया था। राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, आप याद भी कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। अभी कनाडा के साथ हमारे रिलेशनशिप कुछ टाइम से अच्छे नहीं चल रहे थे, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा उसके बारे में। तो फिर भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ भारत के प्रधानमंत्री की मीटिंग भी हुई है वहां पे। तो देखेंगे उस पर फिर क्या डिस्कशन हुआ है आगे चलकर। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज और यूरोपीय यूनियन के चीफ उर्सुला वॉन डर लेयन, इन्होंने भी भाग लिया था। यूरोपीय यूनियन भी इसमें आता है, हर साल हिस्सा लेता है और उसकी जो चीफ हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इन सब ने इसमें इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष आए थे इटली के फसानो शहर में और एक मीटिंग हुई थी, G7 की मीटिंग हुई इस बार, जो कि 50वीं मीटिंग थी, आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि भारत को आखिर इसमें क्यों आमंत्रित किया जाता है, भारत में इतना इंटरेस्ट क्यों है G7 के मेंबर्स को, आखिर क्यों वो हमें बुलाते हैं, हमें आमंत्रित करते हैं। तो अगर हम देखें तो भारत की जो जनसंख्या है वो अभी चाइना से ज्यादा हो गई है। मतलब हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले अब देश हो गए हैं। और हम एक तो पॉपुलेशन हमारा सबसे ज्यादा है, एक तो पॉपुलेशन है, तो जहाँ ज्यादा जनसंख्या होगी तो ये जितने भी कंट्रीज हैं उनका इंटरेस्ट उधर बढ़ता ही है। तो उनका इंटरेस्ट है हमें। दूसरा, हम दुनिया के सबसे बड़े क्या है, लोकतांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेटिक देश हैं, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश हैं। और हमारा जो रक्षा बजट है, अगर हम रक्षा बजट की बात करें तो हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं। तो हमारी तो सबसे ये पॉइंट है कि पॉपुलेशन हमारा सबसे ज्यादा है, जो कि आकर्षित करता है G7 के मेंबर्स को। और हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें 68% जो हमारी आबादी है, 68% वो वर्किंग लोगों की है, यानी कि कामकाजी है, वर्किंग पीपल है। वो वर्किंग पीपल की आबादी है, वो कितनी है, 68%। यानी कि 15 से लेकर 64 साल के लोगों की संख्या कितनी है, 68% है। और वहीं 65% जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी कुल जनसंख्या का, वो 35 साल से कम है। जो उनका एवरेज एज है वो 35 ईयर से क्या है, कम है, लेस देन है। तो युवा लोगों की संख्या भी हमारे देश में ज्यादा है। तो ये क्या आकर्षित करता है जितने भी G7 के मेंबर्स हैं उनको। और IMF ने भी कहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हमारी इकोनॉमी है वो तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पर अगर हम कहें तो इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाएं हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत हो सकता है। कंजम्पशन की भी अपार संभावना है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अधिक है तो कंजम्पशन की संभावनाएं है। और क्या, बिजनेस की भी अपार संभावनाएं हैं, बिजनेस की भी हमारे देश में क्या है, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। साथ ही हमारे देश की जो GDP है, अगर हम अपने GDP की बात करें,
जीडीपी तो $4 ट्रिलियन हो गया है। $4 ट्रिलियन है हमारी जीडीपी, जो कि फ्रांस, इटली और कनाडा की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। $4 ट्रिलियन की जीडीपी, इतनी जीडीपी फ्रांस, इटली और कनाडा की भी नहीं है। उनके मेंबर्स कंट्री से भी हमारी जीडीपी ज्यादा है। तो ये सारे रीजन्स हैं भारत को आमंत्रित करने के। जैसा कि हमें आपको पता होगा कि चाइना तेजी से उभर रहा है और काफी डेवलपमेंट हुआ है चाइना में, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो चाइना को टैकल करने के लिए उनको भारत का साथ चाहिए। तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए भी भारत की उनको जरूरत है। इसलिए भी भारत को में इंटरेस्ट है G7 के मेंबर्स का। और साथ ही इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पे भी अपार संभावनाएं हैं और इंटरेस्ट है यूरोपीय कंट्री का भी। साथ ही साथ इटली, यूएस एंड यूके का भी हमेशा से इंडो पैसिफिक रीजन, यानी कि जहां पे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर वाला जो एरिया है जहां पे मिलते हैं दोनों, तो वहां पे इंटरेस्ट रहा है और वहां पे बहुत सारी संभावनाएं हैं इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस की। इसलिए भी भारत का साथ चाहिए उनको। इसलिए भी भारत को हर साल आमंत्रित किया, हर साल नहीं सॉरी, 11वीं बार आमंत्रित किया गया है। तो ये सारे रीजन है, ये सारे कारण है जिसके कारण भारत को बुलाया जाता है G7 कंट्री की मीटिंग में। अब हम देखें कि किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। अभी डिटेल तो अभी और आएंगे, फिर भी जितकी चर्चा की गई है उसको हम देख लेते हैं। तो इन पर यहाँ पर चर्चा की गई है रूस एंड यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उस पर। रूस यूक्रेन वॉर पर यहाँ पे चर्चा की गई है। यूक्रेन को एक सहायता राशि देने की भी बात की गई है। एंड जो इजराइल एंड हमास है, इजराइल एंड हमास, वहाँ युद्ध विराम की पर बात हो रही है कि पीस वहां पर कैसे लाया जा सके, इस पर भी बात की गई है। अफ्रीका के शरणार्थी, जो इटली की जो लोकेशन है वो अफ्रीका एंड यूरोप के बीच की है। तो इटली में ये बहुत समस्या है कि अफ्रीका के जो शरणार्थी हैं वो इटली में आते हैं और यूरोपियन कंट्रीज में भी जाते हैं। तो ये इस मुद्दे को इटली हमेशा से उठाता आया है। तो इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई है कि अफ्रीका के जो शरणार्थी हैं कैसे उनका आना कम किया जा सके इटली में और अन्य यूरोपीय देशों में। और जब उनको इटली में आने से अगर रोका जाता है, इटली और अन्य यूरोपीय देशों में, तो अफ्रीका फिर से उनको अपने देश में वापस ले। इन सब मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। और अफ्रीका में डेवलपमेंट की भी अपार संभावनाएं हैं, उस पर डिस्कशन किया गया है। और क्लाइमेट चेंज, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इन सब बातों पर इसमें डिस्कशन किया गया है, चर्चा की गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि G7 का मीनिंग क्या है, इसके कौन कौन से सदस्य देश हैं, ये कौन सी मीटिंग थी, इटली कितनी बार मतलब इसको होस्ट कर चुका है और भारत को कितनी बार इसमें आमंत्रित किया जा चुका है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। और भारत को इस मीटिंग में क्यों बुलाया गया, इतना इंटरेस्ट क्यों है G7 के कंट्रीज का भारत में, ये भी आसानी से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।